हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू परचम। आई एम पूजा। आज हम एसएससी सीरीज में साइंस के पोर्शन में अगला टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, विच इज एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्ड। अगर आप लोगों ने पिछले 10 सालों के क्वेश्चन पेपर देखे होंगे तो यहाँ से इस पर्टिकुलर टॉपिक से 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन हर सेट में आपने देखे होंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन कैसा फ्रेम होता है, या तो पूछा जाता है बैलेंसी क्या है, या फिर किसी भी एटम का एटॉमिक मास पूछा जाता है, या नंबर पूछे जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा जाता है, या फिर कोई कंपाउंड आपको दे दिया जाएगा, जैसे कि लिख दिया मैंने NaCl और पूछ लिया जाएगा बताइए ये जो कंपाउंड है इसमें कौन सा बॉन्ड है, मतलब आयनिक बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है, कौन से बॉन्ड से एसोसिएटेड है। या पूछा जाएगा कि आयनिक बॉन्ड के बारे में पूछ लेगा कि किसके मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं या लो होते हैं। इस तरीके के सारे कुछ क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर देखने को मिलेंगे। तो अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करके डेफिनेटली देखिएगा, ठीक है। तो आज इसलिए हम इस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, विच इज एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्ड। अगर आज की क्लास का PDF चाहिए तो परचम के एप्लीकेशन से या फिर परचम की वेबसाइट से आपको मिल जाएगा। यहाँ पे पूरी परचम की टीम ने आप लोगों के लिए एक SSC कोर्स लॉन्च किया है, जिसमें पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, साइंस और स्टैटिक GK कवर है विद PYQs। हर एक वीडियो के लास्ट में आपको नंबर ऑफ MCQ भी प्रेजेंट है। मान लेते हैं आपको साइंस में प्रॉब्लम है तो आप इंडिविजुअल साइंस का कोर्स भी परचेस कर सकते हैं, जहां पे मैं आपको मिलूंगी आपकी एडुकेटर, और मैंने आपको पूरा साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो वहां पर विद MCQ कवर कराया है। क्लियर। सो आइए स्टार्ट करते हैं हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। एटॉमिक स्ट्रक्चर शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात मैं आपको बोलना चाहती हूँ। क्या आप लोग मैटर को जानते हैं कि मैटर क्या होता है? हिंदी में द्रव्य कहते हैं और इंग्लिश में मैटर कहते हैं। जैसे कि मेरा पेन देख रहे हैं आप, या आप मुझे देख रहे हैं, आप अपने आप को देख लीजिए। हर एक बॉडी, हर एक ऑब्जेक्ट जिसका अपना मास होता है, जिसका अपना वॉल्यूम होता है, वो मैटर कहलाती है। जैसे ये पेन, इसका अपना एक वॉल्यूम है, अपना एक मास है, मतलब ये क्या है? मैटर है। और हर एक मैटर या हर एक एलिमेंट नंबर ऑफ छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल से मिलकर बना होता है। उन्हीं छोटे पार्टिकल को हम क्या कहते हैं? एटम। एटम इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि उसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। मतलब स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या हो जाएगा? एटम हो जाएगा, जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा डाल्टन की थ्योरी कहती है। तो डाल्टन ने हमको एटॉमिक स्ट्रक्चर दिया था, ठीक है। लेकिन अगर कभी पूछ लिया जाए इंडियन साइंटिस्ट का नाम, उस इंडियन साइंटिस्ट का नाम बताइए जिसने सबसे पहले हमको एटम के बारे में बताया था, तो आंसर हो जाएगा महर्षि कणाद। तो 2 साइंटिस्ट याद रख लेंगे आप, महर्षि कणाद जिन्होंने एटम के बारे में बताया था, या फिर डाल्टन जिन्होंने एटॉमिक थ्योरी हमको दी थी, ठीक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक क्वेश्चन है। इस पूरे वीडियो में आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे। इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देने हैं। क्वेश्चन है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेशियम आयन हुज कॉन्फ़िगरेशन इज द सेम एज द नोबल गैस स्टेट। नोबल गैस क्या होती है? तो आपको जो ग्रुप नंबर 18 होता है आपकी पीरियोडिक टेबल में, जो मोस्ले ने दी थी, याद है ना? मोस्ले की एक पीरियोडिक टेबल है, तो उसमें सबसे कॉर्नर वाला जो ग्रुप है, ग्रुप नंबर 18, उसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो नोबल गैस कहलाते हैं, ठीक है। जैसे कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, ये सभी आपकी नोबल गैस है। तो पोटेशियम आयन कितने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा या फिर एक्सेप्ट करेगा जिससे वो नोबल गैस का स्टेट मिल जाए? K+, K2+, K2 नेगेटिव या K-, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। अगर इस पर्टिकुलर टॉपिक को आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो आपको एक छोटा सा होमवर्क भी करना पड़ेगा। होमवर्क क्या है कि आपको गूगल पे जाना है, गूगल पे सर्च करना है पीरियोडिक टेबल। जैसे ही आपको पीरियोडिक टेबल दिखती है, उसमें 1 से लेकर 20 तक के जो भी एलिमेंट्स हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, सोडियम, क्लोरीन, कैल्शियम, पोटेशियम, तो इन सारे एलिमेंट्स के आपको नंबर और मास याद कर लेने हैं। क्योंकि अगर नंबर और मास याद नहीं है तो इस पर्टिकुलर टॉपिक को समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो बहुत आसान है इनके नंबर और मास याद करना। एक बार कर लेंगे तो आप इससे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बैलेंसी फाइंड आउट करना, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सभी कुछ चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं, एक एक करके हम सारी चीज़ें निकालना सीखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी ने। तो डाल्टन ने हमें कहा था कि हर एक एलिमेंट बहुत छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिनको हम एटम कहते हैं। एटम इतने छोटे होते हैं कि इनको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। एटम को ना ही क्रिएट कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। एटम जो है वो एक स्टेबल होता है। क्या होता है? एटम स्टेबल होता है। ये सारी बातें हमें कौन बता रहा है? तो ये सारी चीज़ें हमें डाल्टन की थ्योरी में पता चल रही है। हालांकि इनकी जो बातें हैं वो आगे जाके सक्सेसफुल नहीं हो पाती, इनकी थ्योरी गलत प्रूफ हो जाती है। इनकी थ्योरी गलत क्यों प्रूफ हो जाती है? क्योंकि हमको एटम के अंदर कुछ सब पार्टिकल्स मिलते हैं,
कुछ सब एलिमेंट्स मिलते हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये सभी चीजें कहाँ प्रेजेंट है? एटम के अंदर प्रेजेंट है। मतलब एटम को फिर से आप तोड़ सकते हैं ना, एटम को और छोटे टुकड़े किए जा सकते हैं, तभी तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। इसलिए डाल्टन की थ्योरी उस तरीके से पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं होती। लेकिन एटम के बारे में एक और खास बात होती है कि जनरली एटम जो होते हैं वो इंडिविजुअल या फिर इंडिपेंडेंट स्टेट में नहीं मिलते। जैसे मैंने आपको बोला कि हाइड्रोजन लिखिए, तो आप लिखेंगे H या फिर H2, तो हम हमेशा H2 यूज करते हैं। अगर ऑक्सीजन की बात की जाए तो आप O2 लिखते हैं, राइट? क्योंकि यहाँ पे जो ये एटम है ये इंडिपेंडेंट नहीं रह पा रहा है, एक एटम दूसरे एटम के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है? मॉलिक्यूल बना लेता है। तो H2 क्या है? एक मॉलिक्यूल है। O2 क्या है? आपका एक मॉलिक्यूल है। दो या दो से ज्यादा एटम आपस में बॉन्ड के जरिए जुड़ के, कौन से बॉन्ड के जरिए जुड़ के? कोवैलेंट बॉन्ड के जरिए जुड़ के क्या बना लेते हैं? आपके मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं। तो H2, O2 ये सभी क्या है? मॉलिक्यूल है। तो अगर पूछा जाता है किसी भी एलिमेंट की सबसे छोटी यूनिट कौन सी है, तो एटम है। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है कि ऐसी कौन सी यूनिट है, सबसे छोटी यूनिट है जो इंडिपेंडेंट रह सकती है, स्वतंत्र रह सकती है, तो फिर आप क्या कहेंगे? मॉलिक्यूल है। अब देखिएगा, जब दो या दो से ज्यादा एटम या दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं तो वो क्या बना लेते हैं? वो बना लेते हैं कंपाउंड। कंपाउंड का मतलब होता है यौगिक बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा H2O। H2O मतलब क्या हो गया? आपका वाटर। इसमें आप देखेंगे दो हाइड्रोजन का एटम और एक ऑक्सीजन का एटम आपस में जुड़ा हुआ है और इसने क्या बना लिया? कंपाउंड बना लिया। अगर मैं बात करती हूँ NaCl जो हमारा सॉल्ट होता है, आप इसमें देखिएगा सोडियम का एटम और क्लोरीन का एटम आपस में मिलकर क्या बना रहा है? कंपाउंड बना रहा है। तो क्या हो जाएगा? दो या दो से ज्यादा एटम मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं और दो या दो से ज्यादा एटम और मॉलिक्यूल आपस में मिलकर क्या बना लेते हैं? कंपाउंड बना लेते हैं। बातें क्लियर हो रही है? अब हम बात कर रहे हैं एटम के अंदर प्रेजेंट सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में, क्योंकि डाल्टन ने कहा था एटम बहुत छोटा है, उसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन अलग अलग साइंटिस्ट हुए जिन्होंने अलग अलग डिस्कवरी की और इन्होंने कहा कि हम एटम को फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। इस तरीके से डाल्टन की थ्योरी हो गई गलत। तो इन्होंने क्या डिस्कवरी किया? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की। अब इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। इन्होंने कहा कि जैसे कि वाटरमेलन होता है, तो वाटरमेलन में बीच का हिस्सा क्या होता है? रेड होता है और बीच में कुछ ब्लैक कलर के शीट डले होते हैं। तो ये क्या है? आपके इलेक्ट्रॉन है जो कि नेगेटिवली चार्ज है। क्या है ये? नेगेटिवली चार्ज है और इस पूरे पॉजिटिव एरिया में ये बिखरे हुए पड़े हुए हैं। तो ये जो वाटरमेलन का रेड पोर्शन है ये पॉजिटिव है और जो ये इलेक्ट्रॉन है वो क्या है? आपके नेगेटिव हैं। और इन्होंने कहा ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है ये बराबर है, इसलिए आपका एटम क्या है? न्यूट्रल है। ऐसी बातें हमको जे थॉमसन ने करी, इसलिए जे थॉमसन को इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए 1906 में नोबेल प्राइज भी दिया गया। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन ने की। इन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन पे कैसे चार्जेस है? इन्होंने बताया कि नेगेटिव चार्जेस है। फिर हमने पूछा आप बताओ कि इस पे चार्ज कितना है? तो ये कहते हैं -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम का चार्ज। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम का चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन पे होता है। और इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा होता है। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में, तो सबसे छोटा क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है, जिसका मास कितना है? 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो चुकी थी। फिर दो और साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम होता है गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड। दोनों मिलकर यहाँ पे एक नई डिस्कवरी करते हैं, किसकी? प्रोटॉन की। क्योंकि यहाँ पे बताया गया कि जितने पॉजिटिव है उतने ही नेगेटिव है, तभी तो एटम जो है वो न्यूट्रल है। मतलब हमें पॉजिटिव चार्ज को खोजने की जरूरत है। तो पॉजिटिव चार्ज किसने खोजा है? गोल्डस्टीन ने खोजा है। तो गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की डिस्कवरी की। इन्होंने कहा कि जितना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है उतना ही प्रोटॉन पे चार्ज होता है, मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। बस अंतर कितना है कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है जबकि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन के बाद अब बात होती है प्रोटॉन का मास कितना है? तो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg जो है वो प्रोटॉन का मास होता है। ऐसा हमको गोल्डस्टीन ने बताया। तो हमें प्रोटॉन मिला और हमको क्या मिला? इलेक्ट्रॉन मिला। उसी समय एक और साइंटिस्ट है जो बेरिलियम एक मटेरियल होता है ना, आप पीरियोडिक टेबल में देखेंगे 4th नंबर पे। तो जो बेरिलियम होता है उस पर अल्फा पार्टिकल्स को छोड़कर एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था चैडविक, वो भी डिस्कवरी कर रहे थे। और इन्होंने डिस्कवरी की किसकी? न्यूट्रॉन की। इन्होंने कहा कि न्यूट्रॉन न्यूट्रल होते हैं, उनपे कोई चार्जेस नहीं होते और न्यूट्रॉन का मास जो है वो प्रोटॉन के मास के बराबर, मतलब 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है, ऐसा न्यूट्रॉन ने कहा। तो इस तरीके से जेम्स चैडविक ने कहा। इस तरीके से न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी तो हो गई। लेकिन ये
एटम दिखता कैसे है, एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसे है, इस बारे में डिस्कशन चल रहा था। तो रदरफोर्ड सामने आते हैं और कहते हैं कि चलो ठीक है, मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर तैयार करके देता हूँ। तो ये क्या करते हैं, गोल्ड की शीट लेते हैं, उस गोल्ड की शीट पे बहुत सारे अल्फा पार्टिकल को छोड़ते हैं। हम जानते हैं कि अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। क्या पाया गया कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल तो सीधे निकल गए, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल तो सीधे निकल गए, मतलब एटम का मैक्सिमम पोर्शन कैसा है, खाली है, खोखला है। फिर क्या देखते हैं, कुछ अल्फा पार्टिकल अपने रास्ते से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, मतलब अपना रास्ता बदल रहे हैं। कुछ अल्फा पार्टिकल अपने रास्ते से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं और लगभग 10,000 में से एक अल्फा पार्टिकल था जो रिटर्न होकर आया। मतलब बीच में कोई चीज पॉजिटिव जरूर है, तभी तो पॉजिटिव और पॉजिटिव रिपेल कर रहा है। और ये जो बीच वाली चीज थी, इसको न्यूक्लियस कहा गया, नाभिक कहा गया। तो देखिएगा, न्यूक्लियस या नाभिक की डिस्कवरी किसने की थी, तो रदरफोर्ड ने की थी। और एटॉमिक स्ट्रक्चर भी किसने बताया था, रदरफोर्ड ने ही बताया था। इन्होंने कहा था कि क्या क्या थ्योरी थी, इन्होंने कहा कि एटम का अधिकांश भाग कैसा है, खोखला है। एटम में बीच में कोई चार्ज है जिसका नाम पॉजिटिव चार्ज है, जिससे अल्फा पार्टिकल टकराए और लौट कर आए, उसे नाभिक या न्यूक्लियस इन्होंने नाम दिया। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि एटम का रेडियस और न्यूक्लियस का रेडियस में 10⁵ टाइम्स का अंतर है। मतलब न्यूक्लियस का रेडियस जो है वो 10⁵ टाइम्स छोटा है एटम की रेडियस से, मतलब न्यूक्लियस इतना छोटा है। ऐसी बातें हमको किसने कही, रदरफोर्ड ने कही। रदरफोर्ड ने फिर मॉडल हमको दिया कि देखिएगा, कोई एटम होता है तो उसका एक सेंटर है, उसके सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है प्रोटॉन, और कोई चार्ज नहीं है, वो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रल है। आजू बाजू कुछ ऑर्बिट्स हैं और उन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, ऐसा हमको रदरफोर्ड ने कहा। रदरफोर्ड ने एटॉमिक मॉडल को कंपेयर किया था सोलर सिस्टम से। जैसे कि सोलर सिस्टम में सन सेंटर पे होता है और चारों तरफ ऑर्बिट्स में प्लेनेट चक्कर लगाते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी क्या हो रहा है, बीच में न्यूक्लियस है, आजू बाजू कुछ ऑर्बिट्स है जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, अब उनसे पूछा गया कि हर एक ऑर्बिट में, जैसे कि हर एक ऑर्बिट में यहाँ पर एक प्लेनेट चक्कर लगाता है, वैसे यहाँ पर हर एक ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे। तो ये बात वो बता नहीं पाए कि हर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन को चक्कर लगाना चाहिए। दूसरी बात ये कहते हैं कि जब ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, एक्सेलरेट होते हैं, तो एनर्जी को जनरेट करते हैं और एक समय आएगा कि ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर जाएंगे और एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अरे ये क्या हुआ, डाल्टन ने तो कहा था कि एटम जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं, और रदरफोर्ड कह रहा है कि एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो ये दो बातों की वो डेफिनेशन नहीं दे पाए, इसलिए रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल आज के समय में हम फॉलो नहीं करते। रदरफोर्ड के मॉडल की जो भी कमियां थी, उन कमियों को दूर किसने किया, बोर मॉडल ने। तो आज के समय में हम जो मॉडल पढ़ते हैं वो बोर-बरी का मॉडल पढ़ते हैं, क्योंकि इन्होंने जो भी रदरफोर्ड के मॉडल की कमियां थी उनको दूर करने का काम किया। तो क्या क्या काम किए, जरा एक एक करके हम यहाँ पे सीखते हैं। इन्होंने कहा कि कोई भी एटम होता है उसका सेंटर होता है, ठीक है, जिसमें प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होते हैं और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होते हैं। आजू बाजू कुछ ऑर्बिट्स होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते लगाते एनर्जी रेडिएट नहीं करेंगे और ये मतलब स्टेबल होते हैं, एटम स्टेबल होते हैं, इसको डिफाइन किया इन्होंने। फिर इनसे पूछा गया हर एक ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे, तो इन्होंने कहा रुको हम बताते हैं, एक फॉर्मूला हम ड्राइव करते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, ये जो ऑर्बिट्स थी इनका नामकरण कर दिया, नेमिंग कर दी। पहला ऑर्बिट के, एल, एम और एन, तो 4 ऑर्बिट बताई इन्होंने, के, एल, एम और एन। के पहली ऑर्बिट, एल दूसरी ऑर्बिट, एम तीसरी ऑर्बिट और एन जो है वो 4th नंबर की ऑर्बिट थी। फिर इन्होंने एक फॉर्मूला ड्राइव किया, उस फॉर्मूले का नाम था 2n²। और इस फॉर्मूले के जरिए आप बता सकते हैं कि हर एक ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे। मान लिया जाए आपसे एग्जाम में आता है कि पहली ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे, तो आपको n = रखना है 1, तो 2 × 1 का स्क्वायर मतलब 2। तो पहली ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन को चक्कर लगाना है। दूसरी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे, तो पुट करेंगे n = 2, तो 2 × 2 का स्क्वायर विच इज 8। तो दूसरी ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होंगे। क्लियर। तीसरी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे, तो 2 × 3 का स्क्वायर विच इज 18। तो तीसरी ऑर्बिट में 18 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे। इस तरीके से 2n² फॉर्मूले का यूज करके आप बता सकते हैं किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे। ये बातें हमें बोर मॉडल से पता चल रही हैं। क्लियर हो गया। तो आपको ये पता चल गया, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ एम ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे, तो बता देना 18 है। के ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे, तो बता देना 2 है। ठीक है, अब कोई भी ऑर्बिट पूछ लिया जाए तो इस फॉर्मूले 2n² का यूज करके आप बता सकते हैं कि ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे।
क्लियर है। चलो अब जैसे कि इन्होंने कहा कि न्यूक्लियस होता है, उसमें प्रोटॉन होते हैं, आजू बाजू इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो किसी भी एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इस बात को हम कैसे पता करेंगे। तो देखिएगा पता करने का तरीका क्या होता है। कोई भी एटम होता है, उस एटम का अपना एक नंबर होता है और एटम का एक अपना मास भी होता है, राइट। क्योंकि एटॉमिक नंबर के हिसाब से और एटॉमिक मास के हिसाब से, दोनों के हिसाब से मेंडलीफ और मोसले ने पीरियोडिक टेबल बनाई हुई है। तो हर एक एटम का नंबर भी है और एक मास भी है। जो एटम का नंबर होता है वो बताता है कि उस एटम में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है। तो एटॉमिक नंबर से क्या पता चलता है कि उस एटम में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है। एटॉमिक मास से हमें क्या पता चलता है कि उस एटम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, तो वो हमको एटॉमिक मास से पता चलता है। जरा देखते हैं, मान लिया मैंने लिया एक एटम कार्बन, कार्बन का नंबर है 6 और इसका मास कितना है 12। तो आप बोलोगे कि कार्बन में प्रोटॉन कितने हैं, 6 है। फिर आपको ये भी तो पता है कि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो प्रोटॉन 6 है तो इलेक्ट्रॉन भी तो 6 हुए। और 12 क्या है, आपका मास है। मास होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 12। तो प्रोटॉन है 6, न्यूट्रॉन का अता पता नहीं, और ये हो गया न्यूट्रॉन भी कितना 6। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं कि कार्बन एटम में प्रोटॉन 6 है, इलेक्ट्रॉन 6 है और न्यूट्रॉन भी 6 है। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं आप लोगों के लिए। अगला एग्जांपल मैं ले लेती हूँ सोडियम का। चलो पोटेशियम का ही ले लेते हैं। सोडियम का नंबर 11 है और इसका मास कितना होता है 23 होता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर सोडियम में प्रोटॉन कितने हैं 11 है, तो प्रोटॉन 11 है तो इलेक्ट्रॉन भी 11 होंगे। अब 23 क्या है, सोडियम का मास है। मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 23 हो गया। तो 11 प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 23, तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो गई 12। तो क्वेश्चन आएगा कि बताइए कि सोडियम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कितने हैं, तो बता देना 11 11 और 23 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और 12 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, 11 11 और 12 ऐसे ही लिखा होता है एग्जाम में, ठीक है। तो ये सारी चीजें निकालने के लिए आपको मास और नंबर पता होना चाहिए। क्लियर। तो आपने एटॉमिक नंबर निकाल लिया, एटॉमिक मास फाइंड आउट कर लिया। अब देखिएगा जैसे कि बोर्ड ने कहा कि हर एक ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड होते हैं। जब पहली ऑर्बिट भरती है उसी के बाद अगली ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जाते हैं, उसके बाद फिर अगली ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जाएंगे। ऐसा मैं नहीं, ऐसा अफवाह का नियम कहता है। अफवाह का नियम कहता है कि पहले अंदर की ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, जब वो भर जाएगी तब हायर क्लास की ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। क्लियर। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, ठीक है। तो अगली चीज हम सीखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अभी हमने क्या क्या सीख लिया, हमने सीख लिया कि किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, हमने सीख लिया कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं। अब हमें सीखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपके लिए बेस्ट क्या रहेगा, आप इनकी सब ब्लॉक्स SPDF क्वांटम नंबर में जाने से अच्छा है एक सीक्वेंस याद कर ले, 2 8 8 18 18 32 32। इसी सीक्वेंस में इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट में फिल किए जाते हैं। पहली ऑर्बिट में 2, अगली में 8 फिर 18 18 32 32। तो आप कहेंगे कि मैडम आपने कहा था कि पहले 2 फिर 8 फिर 18। यहाँ पर ऐसे कि हर एक ऑर्बिट की सब ऑर्बिट भी होती है, जैसे कि K की होती है S, K के बाद L की होती है SP, ठीक है, KL, M के बाद SPD और N की होती है SPDF, जिनको क्वांटम नंबर्स भी कहा जाता है। इतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये सीक्वेंस याद रखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्लियर हो गया। चलो अब बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करने से पहले एक और रूल जान लेते हैं, विच इज़ ऑक्टेव रूल। ऑक्ट का मतलब क्या होता है, 8। तो ऑक्टेव रूल ये कहता है अगर किसी भी एटम की सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो एटम क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। मतलब वो एटम जो है वो नोबल गैस बन जाएगा, फिर इसको किसी से कोई लेना देना नहीं होगा, ठीक है। तो हर एक एलिमेंट्स या हर एक एटम कोशिश करता है कि उसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो 8 इलेक्ट्रॉन को करने के लिए वो क्या करेगा, आदान प्रदान करेगा, कहेगा कि तुम हमको दे दो, एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। इस तरीके से कार्यक्रम होता है। तो ऑक्टेव अचीव करने के लिए कोई भी एलिमेंट, कोई भी एटम जितने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है या डोनेट करता है वो उसकी वैलेंसी कहलाती है। तो एक क्वेश्चन आपको वैलेंसी से देखने को मिलता है। बात क्या समझ में आई, एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ। ऑक्टेव रूल ये कहता है कि किसी भी एलिमेंट के अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो एटम स्टेबल होगा और वो नोबल गैस बन जाएगा। क्लियर। तो हर एक एटम कोशिश करता है कि उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए।
और 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए या तो वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है या तो वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। दोनों केसेस में ही बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो जितने इलेक्ट्रॉन को वो डोनेट या एक्सेप्ट करता है वो उसकी क्या कहलाती है, वैलेंसी कहलाती है। तो अभी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन साथ ही साथ वैलेंसी को देखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सोडियम के बारे में। सोडियम का नंबर कितना है, 11। चलो इलेक्ट्रॉन भरते हैं। पहली ऑर्बिट में हो जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, अगली ऑर्बिट में 8, तो 8 और 2 हो गए 10, बचा कितना, 1, तो लास्ट ऑर्बिट में आएगा 1 इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 2, 8 और 1 हो गया। ठीक, चलो अगली बात करते हैं। जैसे मैंने लिखा ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो ऑक्सीजन का नंबर कितना होता है, 8। तो पहली ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, अब बचे कितने, 6 ना, तो अगली ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन। चलो अगली बात करते हैं पोटेशियम। पोटेशियम के पास है 19, तो पहली ऑर्बिट में 2, अगले में 8, तो 8 और 2 हो गए 10, अब अगले में 8 तो हो गए 18, अब बचा कितना, 1। तो 2, 8, 8, 1 ये आपका पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। लास्ट में बात कर लेते हैं कैल्शियम। कैल्शियम का नंबर होता है 20, मतलब पहली ऑर्बिट में 2, अगले में 8, तो 8 और 2 हो गए 10, अगले में 8 मतलब 18, बचा कितना, 2। तो 2, 8, 8, 2 ये कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। क्लियर हो गया। अब एक चीज हम देखते हैं, जरा पेन चेंज कर लें हम समझाने के लिए। अब ऑक्टेव रूल को अप्लाई करते हैं। सोडियम चाहता है कि इसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जिससे वो स्टेबल हो जाए। तो ये क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, बहुत ज्यादा एनर्जी भी लगेगी और कोई इसको साथ की उधारी देगा भी नहीं। तो सोडियम क्या करेगा, कोशिश करेगा ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे जिसके कारण ये स्टेबल हो जाए। अब ऑक्सीजन की आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है, अगर इसको कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये हो जाएगा स्टेबल, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की कोशिश करेगा। पोटेशियम की आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपने 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके ऑक्टेव को अचीव करने की कोशिश करेगा। सिमिलर कैल्शियम भी जो है इसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की कोशिश करेगा जिसके बाद वो स्टेबल हो जाए। तो इसका यही मतलब हुआ कि सोडियम की वैलेंसी 1 है क्योंकि ऑक्टेव को अचीव करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। ऑक्सीजन की जो वैलेंसी है वो 2 है, पोटेशियम की वैलेंसी 1 है और कैल्शियम की वैलेंसी 2 है। अब ये जो वैलेंसी होती है ना, ये जो वैलेंसी होती है ये प्लस और माइनस दोनों में होती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि आप इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे हो या एक्सेप्ट कर रहे हो। जैसे आप किसी को उधार देकर आओगे तो एकदम रहोगे ना जोश में कि अरे भाई मैं तो उधार दे के आया हूँ, और फिर उस पर दादागिरी दिखाओगे। तो जो उधार देता है मतलब जो डोनेट करता है वो पॉजिटिव है, और जिसने उधार लिया तो बेचारा हमेशा हाँ में हाँ करता रहेगा, उधारी ली है ना। तो जो उधार लेता है वो नेगेटिव में होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं उसकी वैलेंसी पॉजिटिव होती है, और जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं उनकी वैलेंसी कैसी होती है, नेगेटिव होती है। क्लियर हो गया। तो आपसे अगर आपसे पूछा जाए सोडियम की वैलेंसी क्या है तो आप कहेंगे +1 है। ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या है तो आप कहेंगे -2 है। पोटेशियम की वैलेंसी क्या है, +1 है। कैल्शियम की वैलेंसी क्या है, +2 है। बात समझ में आई। +1 का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, -2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, +1 का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। बात समझ में आई। तो इस तरीके से आप बैलेंसी को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और बैलेंसी बता दी। मतलब अगर आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पे लिखा हुआ है कैल्शियम 2 पॉजिटिव, इसका क्या मतलब हुआ, कैल्शियम 2 पॉजिटिव का मतलब है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, डोनेट किया है। मतलब कैल्शियम के पास पहले 20 इलेक्ट्रॉन थे, इसने 2 को डोनेट कर दिया। अब कैल्शियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 18 इलेक्ट्रॉन बचे। तो Ca2 पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2, 8 और 8। एम आई राइट। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे, ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके है, बात समझ में आ गई। तो अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझा है तो मैंने जो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा था पोटेशियम आयन वाला, अगर उसको नोबल गैस बनना है तो वो क्या करेगा, उसका आंसर आप दे पाएंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, बैलेंसी हो गई। चलो अगली बात हम यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे मैं 2 एटम लेती हूँ। एक लिया मैंने सोडियम, सोडियम का नंबर 11 है, पहली ऑर्बिट में 2, अगले में 8 और फिर 1 इलेक्ट्रॉन है। अगला लिया मैंने क्लोरीन, क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन है, पहली ऑर्बिट में 2, अगले में 8 और फिर 7। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब सोडियम चाहता है कि वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर दे, डोनेट कर दे, एक डोनर बन जाए और इस पे चार्ज आ जाएगा Na पॉजिटिव, राइट।
क्लोरीन चाहता है इसको कहीं से एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए जिससे ये ऑक्टेव को पूरा कर ले। तो अगर इसको कहीं से एक इलेक्ट्रॉन मिल जाता है तो ये हो जाएगा एक्सेप्टर, क्लोरीन पे आ जाएगा माइनस चार्ज, क्योंकि जो डोनेट करता है उस पर प्लस चार्ज होते हैं, जो एक्सेप्ट करता है उस पर माइनस चार्ज होते हैं। तो सोडियम पे हो गया प्लस चार्ज, क्लोरीन पे हो गया माइनस चार्ज। तो सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया, आप ऐसा समझ लीजिए। तो इन दोनों के बीच में एक रिश्ता बन जाएगा। कैसा रिश्ता? उधारी का रिश्ता। भाई मैंने तो एक इलेक्ट्रॉन तुम्हें दिया है, तुम्हारे पास मेरा एक इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर ही उधारी का रिश्ता। तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के बीच में यहाँ पर एक अट्रैक्शन फोर्स होता है और इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन जाता है। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के कारण ये जो बॉन्ड बनता है इसको हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। तो NaCl में कौन सा बॉन्ड है? आयनिक बॉन्ड है। तो प्लस चार्ज और माइनस चार्ज के अट्रैक्शन के कारण जो बॉन्ड बनता है वो आयनिक बॉन्ड होते हैं। ठीक है, अब इनके बीच में तो उधारी का रिश्ता है, जब तक उधार दोगे नहीं हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तो ये जो बॉन्ड होता है ना वो बहुत स्ट्रांग होता है। तो आयनिक बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होते हैं। जब बहुत स्ट्रांग है तो इनको बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी ना तोड़ने के लिए। तो हम क्या बोलेंगे कि आयनिक बॉन्ड के क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। क्या समझा आपने कि प्लस और माइनस के अट्रैक्शन के कारण जो बॉन्ड बनता है वो आयनिक बॉन्ड होता है। जैसे कि NaCl में जो बॉन्ड है वो आयनिक बॉन्ड है। आयनिक बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होते हैं इसलिए इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। क्लियर? आयनिक बॉन्ड जब सॉलिड होते हैं, जैसे कि अगर सॉलिड नमक ले लीजिए, तो सॉलिड ये जो होते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करते, मतलब इंसुलेटर होते हैं। तो आयनिक बॉन्ड सॉलिड स्टेट में इंसुलेटर होते हैं लेकिन लिक्विड स्टेट में ये कंडक्टर होते हैं। नमक को पानी में घोल दीजिए तो ये क्या हो जाएगा? आपका कंडक्टर हो जाएगा। बात समझ में आई इतनी चीजें? क्लियर? चलो अब अगला एक टर्म हम समझते हैं विच इज कैटायन एंड एनायन। अभी आपने देखा कि Na ने अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो इस पर प्लस चार्ज आ गया, और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, इस पर माइनस चार्ज आ गया। जो डोनेट करता है उस पर प्लस चार्ज आता है और उसे हम कैटायन पढ़ते हैं, क्योंकि प्लस चार्ज किसकी तरफ अट्रैक्ट होता है? कैथोड की तरफ, इसलिए इसे हमने क्या बोला? कैटायन। माइनस चार्ज किसकी तरफ अट्रैक्ट होता है? एनोड की तरफ, इसलिए हमने इसे क्या बोला? एनायन। तो जिस पे माइनस चार्ज होता है उसे एनायन बोलते हैं, जिस पे प्लस चार्ज होता है उसको हम कैटायन के नाम से जानते हैं। तो जनरली जो कैटायन होते हैं वो मेटल्स होते हैं, क्योंकि मेटल की टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे, जैसे सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, ऑल आर मेटल, और इनकी टेंडेंसी है कि वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे। एनायन जो होते हैं वो जनरली नॉन मेटल्स होते हैं, क्योंकि इनकी टेंडेंसी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, नाइट्रोजन, ये सभी क्या हैं? आपके नॉन मेटल है जिनकी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना। तो कैटायन और एनायन समझ में आया? कैटायन मतलब प्लस चार्ज वाले, एनायन मतलब माइनस चार्ज वाले। ओके, चलो अब अगला टर्म हम देखते हैं आइसोटोप। आइसोटोप हिंदी में से बोलते हैं समस्थानिक। ठीक है, आइसोटोप। अब ऐसे कई सारे हमारे पास एटम प्रेजेंट होंगे जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम होते हैं लेकिन एटॉमिक मास अलग अलग होते हैं। तो ऐसे एटम या ऐसे एलिमेंट जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम हो लेकिन एटॉमिक मास अलग अलग हो वो आइसोटोप कहलाते हैं। ठीक है, आइसोटोप की डेफिनेशन समझ में आई? ऐसे एलिमेंट्स जिनके पास सेम एटॉमिक नंबर होते हैं लेकिन डिफरेंट एटॉमिक मासेस होते हैं वो आपके आइसोटोप कहलाते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। और इसी ड्यूटेरियम का यूज हम हैवी वाटर बनाने में मतलब D2O बनाने में करते हैं। तो हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप हो गए? 3, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। सिमिलर आपने देखा होगा यूरेनियम का आइसोटोप है यूरेनियम 235, न्यूक्लियर रिएक्टर में इसका यूज करते हैं। कोबाल्ट का आइसोटोप है जिसका यूज हम कैंसर की डिसीज के इलाज में करते हैं। आयोडीन का आइसोटोप है जिसका यूज हम गॉइटर के इलाज में करते हैं। तो आइसोटोप के भी अपने कुछ एप्लीकेशंस होते हैं। ठीक है, आइसोटोप के बाद आता है आइसोबार। आइसोबार वो एलिमेंट्स होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर अलग अलग होते हैं लेकिन एटॉमिक मास सेम होते हैं। तो यहाँ पर जस्ट उल्टा है, इनके एटॉमिक मास सेम है और एटॉमिक नंबर अलग अलग है, इन्हें हम आइसोबार कहते हैं। तो ये डेफिनेशन कई बार एग्जाम में पूछी गई है। ठीक है, आयनिक बॉन्ड भी क्लियर है, Na ने दिया, Cl ने लिया, इनके बीच में प्लस और माइनस के बीच में अट्रैक्शन बॉन्ड बना, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, जिसके कारण इसे क्या कहा? आयनिक बॉन्ड कहा।
स्ट्रॉन्ग थे, ये बहुत ज़्यादा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट था। आयनिक बॉन्ड मॉलिक्यूल इज देयर एक्विस सॉल्यूशन आर इन द मोल्टन स्टेज आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो मतलब नमक को पानी में घोल दो तो इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, लेकिन सॉलिड स्टेट में आयनिक बॉन्ड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करते। ये सारी चीज़ें हमको समझ में आई। अगला बॉन्ड हम समझते हैं विच इज कोवैलेंट बॉन्ड। अब समझिएगा कोवैलेंट बॉन्ड, जैसे कि हाइड्रोजन एक एटम है और वो अकेले नहीं रह पा रहा है, वो अकेले नहीं रह पा रहा है। या फिर मान लेते हैं कि दो फ्रेंड्स हैं ए और बी, दोनों के पास 100 और 100 रुपीज़ है, ठीक है ना, और इनको कोई प्रोडक्ट खरीदना है, कहीं इन्वेस्टमेंट करना है, कंपनी सेटअप करना, और कंपनी सेटअप करने में 200 रुपये लग रहे हैं। तो दोनों मिलके क्या कहेंगे, चलो हम पार्टनरशिप कर लेते हैं, चलो हम शेयरिंग कर लेते हैं, और शेयरिंग करके जो है वो एक कंपनी को शुरू कर देंगे। तो पार्टनरशिप के जरिए या शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के जरिए जो बॉन्ड बनते हैं उसे हम कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन अकेला था, ये अकेले नहीं रह सकता था, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, तो ये दूसरे हाइड्रोजन के पास जाता है और कहता है कि तुम्हारे पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, मेरे पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, हम दोनों इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेते हैं और क्या बना लेते हैं, H2 बना लेते हैं। तो इसे क्या बोलेंगे हम, कोवैलेंट बॉन्ड। और अच्छा समझते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, पहली ऑर्बिट में 2, अगली ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है। अब देखिएगा, इनको स्टेबल होना है तो दो दो इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये क्या कहेंगे कि चलो हम दो दो इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप कर लेते, जब तुम्हें जरूरत हो तो तुम ले लेना, तो हम 8 हो जाएंगे, तुम्हें जरूरत है तो तुम ले लेना, तो तुम 8 हो जाओगे। तो इस तरीके से दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से या पार्टनरशिप से जो बॉन्ड बना वो भी आपका कोवैलेंट बॉन्ड है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप से बॉन्ड बनता है तो उसको हम सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। दो इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप से जब बॉन्ड बनता है तो उसको हम डबल कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं, और 3 इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप से जब बॉन्ड बनते हैं तो उसको ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। जैसे कि CH4 मतलब मीथेन है, तो ये भी किससे बना है, कोवैलेंट बॉन्ड से बना है। लेकिन प्रॉब्लम पता है कोवैलेंट बॉन्ड के साथ क्या है, सुनिएगा। अब यहाँ पे दो फ्रेंड थे, शेयरिंग की थी, पार्टनरशिप की थी, दूसरा इन्वेस्टर मिल गया, मैं तो निकल लूंगी अपना पैसा लेके। मतलब एक कमजोर टाइप की अपनी अपनी बॉन्डिंग है ना, ये कमजोर टाइप के बॉन्ड होते हैं, मतलब ये बहुत कमजोर हैं, इसलिए जनरली कोवैलेंट बॉन्ड से जो कंपाउंड बनते हैं वो गैसेज होते हैं। आप देखिए, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, मीथेन, ये सारी की सारी गैसेज है जो कि कोवैलेंट बॉन्ड से बनी है। क्योंकि ये कमजोर होते हैं, आसानी से ब्रेक हो जाते हैं, इसका ये मतलब हुआ इनके मेल्टिंग पॉइंट भी कम है, इनके बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होते हैं, कम होते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर, और वाटर में तो आपको पता है गैसेस नहीं घोली जा सकती, तो नॉट सॉल्युबल इन वाटर। तो ये प्रॉपर्टी होती है कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में। सो आई होप आपको आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड में डिफरेंस, उनकी प्रॉपर्टी क्लियर हो गई होगी। तो आज हमको क्या क्या सीखा है, सबसे पहले आपको याद रखना है 1 से लेकर 20 तक के एलिमेंट के नंबर, फिर आपको प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की ये आपको पता होना चाहिए, एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे फाइंड आउट करते हैं ये पता होना चाहिए आपको। इसके बाद आपको पता होना चाहिए बैलेंसी के बारे में, फिर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अलावा आपको यहाँ पे क्या पता होना चाहिए, बैलेंसी हो गई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, और नंबर ऑफ ऑर्बिट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में कितने हैं। तो आज के सेशन में हमने इतनी चीज़ें सीखी हैं। तो दूसरा क्वेश्चन आपके लिए है बेरिलियम, लॉसेस ब्लैंक इलेक्ट्रॉन टू अचीव नोबल गैस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। तो बेरिलियम को कितने इलेक्ट्रॉन को त्यागना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा कि वो नोबल गैस बन जाए। तो ये दोनों क्वेश्चन है, पहला वो और ये दूसरा, इन दोनों के आंसर आप हमको कमेंट सेक्शन में देंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। और अगर आप इंडिविजुअल साइंस का कोर्स लेना चाहते हैं तो बिल्कुल अवेलेबल है परचम के एप्लीकेशन पे। टेक केयर एंड बाय बाय।